हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस के सीखने का सिलसिला जारी था। इस सिलसिले में राजस्थान पुलिस की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस करते हुए आज यहां से 12वें नंबर की क्लास को यहां से शुरू करेंगे। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से उन सभी क्लासों तक आप लोग पहुंच सकते हैं जो हमने पहले पूरी किया है। और आगामी दिनों में रोज रात 8 बजे मेरे साथ जुड़े रहें क्लास में, और इस 15 से 20 मिनट के दौरान हम साइंस को सीखने का और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आज दोस्तों हम यहां से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। इससे पहले हमने 110 क्वेश्चनों को पूरा किया ही है। यदि रोज रात 8 बजे मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे तो आप लोग ऐसा जानते होंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर जो होता है इस शरीर का तापमान कितना होता है। इससे जुड़ाव की चीजें हमने पिछली क्लासों में भी डिस्कस किया है। देखो, परीक्षाओं में इसी क्वेश्चंस को 3 अलग अलग रूपों में हमें मिल सकता है। एक तो आप लोगों को ऐसे कहा जाए, मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में बताइएगा, फ़ारेनहाइट में बताइएगा और केल्विन इकाई में बताइएगा। 3 अलग अलग इकाइयां होती हैं तापमान की। इन तीनों इकाइयों में ध्यान में रखिएगा। तीनों इकाइयां आपको परीक्षाओं में पूछी गई हैं, आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन तो हर साल कहीं ना कहीं पेपर में आप लोगों को देखने को मिलता है कि मानव शरीर का तापमान होता कितना है। तो मानव शरीर का तापमान जो है वो सेंटीग्रेड में होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सकता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन इकाई में मानव शरीर का तापमान होता है कितना दोस्त, 310 होता है। इन तीनों इकाइयों को ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बहुत सारे पेपरों में आपको पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मानव शरीर का तापमान अब जब आप लोगों को तीनों इकाइयों में अलग अलग पता करना आ ही चुका है कि सेंटीग्रेड में 36.9 होता है, फ़ारेनहाइट में 58.6 होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। अब ऑप्शंस की तरफ अपनी निगाहें लेके चलते हैं। जैसा कि आप पूरे ध्यान के साथ क्वेश्चंस में शुरुआत से बन पा रहे होंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख ही चुके होंगे। जैसा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ए ऑप्शन में दिया गया है तो गलत दिया गया है। बी ऑप्शन में दिया गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सेंटीग्रेड या सेल्सियस इकाई में मानव शरीर का तापमान 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार हमारा यहां से बी विकल्प सही होता। बाकी ये ऑप्शंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो अब आप लोग ऑप्शंस को देखकर चुनाव अपना सही जवाब दे ही सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले पेपरों में राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे के पेपर में भी पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें चुनाव करना था कि किस विकल्प के कारण जो फल जो होते हैं इन फलों का स्वाद मीठा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, फल जो होते हैं ना, इन फलों का स्वाद फ्रक्टोज शर्करा के कारण मीठे होते हैं। जितने भी फल आप लोग खाते हैं उन फलों का मीठा जो स्वाद होता है वो मीठा स्वाद दोस्त किसके कारण होता है, फ्रक्टोज शर्करा के कारण होता है। बी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और विटामिन से संबंधित है, और विटामिन तो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो दोस्तों आप परीक्षा में जाने से पहले पूरा पढ़ के जाइएगा। हर साल आपको जब भी राजस्थान पुलिस का पेपर लगता है तो आपको विटामिन के टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो विटामिन के टॉपिक के शुरुआत से आप अंत तक पूरे ध्यान के साथ आप उसको पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और उससे रिलेटिव जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है कोर्स में, वहां से उस पीडीएफ में भी आप लोग अपना प्रैक्टिस का दमखम दिखाइएगा कि जैसे कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? एक आसान सी बात हम लोगों को पूछी गई थी और हमारा विकल्प होता बी विकल्प, यहां से राइट जवाब होता कि विटामिन जो सी होता है, ये विटामिन सी कभी भी दूध में या दूध के उत्पादों में नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों विटामिन से जुड़ा हुआ की चीजें और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं यहाँ, कि जैसे कई बार आप लोगों को ऐसे पूछता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है। विटामिन जो ए होता है, इस विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको दोस्त कहा जाता है क्या? रेटिनोल। विटामिन जो बी होता है, इस विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसको कहा जाता है क्या? बेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है। विटामिन सी की इसी अनुरूप बात करें तो विटामिन जो सी होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा दोस्त होता है? रिकेट्स रोग होता है। और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया होता है। कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया होता है। और यदि पिछले क्लासों में यदि आप रोजाना मेरे साथ जुड़ाव रखते होंगे तो देखो हमने पहले भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछा गया था आपको यहां से कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया होता है। और बात करें यहां से विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या आप लोग लिख सकते हैं जनन क्षमता में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? जनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन जो के होता है, इस विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से बनता है। रक्त का थक्का देरी से बनता है। तो ऐसा आप सभी विटामिन्स की कमी के रोग, कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में भी आप लोग यहां से जान ही चुके होंगे। बाकी विटामिन्स में आपको 3 बातों पर ध्यान में रखना होता है कि किसी भी विटामिन को जिसको आप पढ़ रहे हो उसका रासायनिक नाम ध्यान में रखिएगा, कमी से रोग और उसका स्रोत ध्यान में रखिएगा। इन्हीं तीनों चीजों से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ढेरों पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। आगामी एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां विटामिन से संबंधित तो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसी प्रकार दोस्त सेशन में आगे बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते ही। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने था, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? वहां कई व्यक्तियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। वहां एक गैस रिलीज हुई थी, उस गैस के बारे में पूछा गया था। वो गैस थी कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस थी दोस्त? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। सी विकल्प आप लोगों का यहां से सही जवाब होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें क्वेश्चंस दिया गया है अगला कि प्रकाश वर्ष की एक इकाई है। प्रकाश जो वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष किसकी एक इकाई है इसके बारे में बताना था। देखो आप लोगों को यूनिट लिखा जा सकता है, एकक लिखा जा सकता है या मात्रक लिखा जाता है। पिछली राजस्थान पुलिस के पेपर में आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के पेपर में भी पूछा गया सवाल है, तो समझिएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी एक इकाई होती है। एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष की परिभाषा में दूरी शब्द आया है। कहने का मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। और ये ऐसा यूनिट का टॉपिक जो है ना दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, आगामी एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो पीडीएफ से आप अपनी प्रैक्टिस दिखाएं। बाकी आप रोजाना मेरे साथ 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। यदि दोस्तों हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आए तो इस सेशन को अपने अन्य साथियों तक भी पहुंचाएं। बी ऑप्शन में दिया गया समय। समय की इकाई होती है दोस्त सेकंड। क्या होती है? सेकंड होती है। बाकी ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं कि गति यानी कि वेग, इस वेग की इकाई होती है क्या? मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। और जो त्वरण जो होता है ना, इस त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चंस भी राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति या वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो बता पा रहे होंगे, सही जवाब आप समझ ही पाए हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आप लोग ने यहां से समझा होगा।
जैसा कि एक बहुत सा सुंदर सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग गौर फरमाइएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है और हमारा सही जवाब यहां से क्या रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि इसकी पिछली क्लासों को यदि आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से आप उन सभी क्लासों को क्रम से देख सकते हैं जो आप लोगों ने पहले छोड़ा है। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चंस में कि पीतल निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु की बनी होती है। पीतल के बारे में पूछा गया है। पीतल जो है, ये पीतल एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है दोस्तों? मिश्र धातु होती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि किन दो धातुओं का मिश्रण, क्योंकि जो दो धातुओं का समांगी जो मिश्रण होता है ना, उसी को अपन मिश्र धातु कहते हैं। और जो पीतल जो होती है, ये पीतल दो चीजों से मिलकर बनी रहती है। एक तो होता है इसमें कॉपर और एक होता है इसमें जेडन, जिंक होता है। कहने का मतलब तांबा और जिंक होता है। क्या होता है? तांबा और जिंक जो है उनके मिश्रण से बनाया जाता है क्या? पीतल बनाया जाता है। आपको कई बार तो इसके प्रतीक चिन्हों के अनुरूप आपको ऑप्शंस मिलता है। कई बार आपको ये हिंदी वाले नाम देखने को मिलते हैं। कॉपर की जगह तांबा लिखा जाता है और जेडन की जगह क्या लिखा जाता है? जिंक लिखा जाता है। अब तो आप लोग बता सकते हैं कि पीतल किसकी बनी होती है। पीतल एक मिश्र धातु होती है जो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। तो कॉपर और जिंक देखो कहां, ए ही ऑप्शंस में मिल रहा था। ए विकल्प हम लोगों का यहां से सही जवाब होता कि कॉपर और जो जिंक है, ये कॉपर और जिंक मिलकर बनता है क्या? पीतल बनाने का, पीतल बनाया जाता है। और पीतल क्या है दोस्तों? पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। चलिए तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, ऐसा हमें पूछा गया है। फ्यूज तार जो होता है ना, वो फ्यूज तार Sn+Pb का बना होता है। फ्यूज तार भी मिश्र धातु का ही बना होता है, जिसमें Sn जो होता है ये तो क्या होता है? टिन होता है। और Pb जो होता है ना, वो दोस्त होता है क्या? सीसा होता है। ऐसा आपको बहुत से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि फ्यूज तार जो होता है वो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। Sn+Pb कहने का मतलब टिन प्लस सीसे से मिलकर बनाई जाने वाली जो मिश्र धातु होती है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? फ्यूज तार। और फ्यूज तार की दोस्तों एक विशेषता होती है। फ्यूज तार की विशेषता ये होती है कि इसका प्रतिरोध तो उच्च होता है, गलनांक इसका कम होता है। प्रतिरोध तो क्या होता है? उच्च, और गलनांक किसका क्या होता है? कम होता है। ये फ्यूज तार की विशेषता होती है। तो अब तो आप लोग जान ही चुके हैं, पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो में मेरे साथ बन रहे होंगे, सारी चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते थे कि सर इसका सही जवाब यहां से ए ऑप्शन रहने वाला है, जिसमें Sn+Pb लिखा गया है, जो कि मिश्र धातु कौन सी? फ्यूज तार बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ए विकल्प आप लोगों का यहां से जवाब होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे में खपत होने वाली विद्युत ऊर्जा होती है। मतलब यूनिट के बारे में बताना था कि 2000 वाट का कोई भी बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको यदि अपन आधे घंटे तक चलाएं तो कितने यूनिट आते हैं, कितने यूनिट आ सकते हैं। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होती है, एक यूनिट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, वाट को किससे गुणा करना पड़ता है? घंटे से गुणा करना पड़ता है, और उसमें 1000 का भाग लगाया जाता है, तब हमारे पास यूनिट की संख्या आती है। वाट हमें दिया गया है 2000 वाट। वाट की जगह तो कितना रखते हैं हम लोग? वाट की जगह तो 2000 रखते हैं। और घंटे की जगह कितना दिया गया है? आधा घंटा। कितना घंटा दिया गया है? आधा घंटा। कहने का मतलब 1/2 दिया गया है, और 1000 का हमें यहां से भाग लगाना होगा। 3 0 से 3 0 गई, उसमें भी हम लोग यहां से 2 को भी काट सकते हैं। 2 2 से कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? 1 बचा। मतलब जो यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। क्वेश्चंस के ऑप्शंस तो दिए गए हैं, उसमें चुनाव कर सकते थे कि अब हमारा यहां से सही विकल्प क्या होगा। जैसा कि आप इस पूरे फॉर्मेट को जाना होगा कि किस प्रकार से इसका उपयोग लिया जाता है, कैसा इसके
उत्तर निकल के आता है तो वो आप लोग बता सकते थे कि सर ए विकल्प यहां से हमारा सही जवाब होने वाला है कि जो यूनिट होंगे वो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1 यूनिट होंगे। कितना यूनिट आएगा? 1 यूनिट होगा। यदि 2000 वाट के हीटर को यदि हम आधे घंटे तक चलाते हैं तो यूनिट की संख्या कितनी होगी? आधा यूनिट, 1 यूनिट होगी। लेकिन इसी अनुरूप आपको संख्याएं बदल के आगामी एग्जाम में क्वेश्चंस को दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? कपास जो है, कपास के बारे में पूछा गया था कि कपास किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है। फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। और दोस्तों सेशन हमारा यहां पसंद आए तो आप अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो तक पहुंचाएं या आप अपने अन्य साथियों को वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जैसे कि क्वेश्चंस में प्राकृतिक बहुलक के बारे में पूछा था, और वो भी कपास का। कपास जिस प्राकृतिक बहुलक से बना होता है वो दोस्त होता है कौन? सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज। स्टार्च के बारे में बात करूं तो पादप जो होते हैं ना, ये पादप भोजन जिस रूप में संचय करते हैं, भोजन को संचय करते हैं, भोजन को संचय किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। लेकिन जंतु जो होते हैं, ये जंतु भोजन का जो संचय है वो भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। कोई भी जो पादप कोशिका हो गई, ये पादप कोशिका या पादप भोजन का संचय किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में करता है। जबकि जंतु जो कोशिका हो गई, जो जंतु हो गया, ये भोजन का संचय किसके रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में करता है। तो बात आप लोग समझ ही पाए होंगे, रिलेटिव बातें भी आप लोग जाने होंगे यदि पूरे ध्यान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो की शुरुआत से आप लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हमारी शरीर में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। जितने भी हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियों के प्रकार 2 होते हैं। होने को तो एक मिश्रित प्रकार होता है जिसे मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। बाकी आप ध्यान में रखिएगा, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक होती है दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां किसे कॉल किया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जो अपने स्रावित पदार्थ के दौरान हार्मोन का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? हार्मोन का स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उनको तो कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और जो ग्रंथियां एंजाइम और रस का स्राव करते हैं उन ग्रंथियों को कहते हैं क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। पिछले रेलवे के पेपर लगे थे उनमें तो आपको यहां तक कि यह बात भी पूछी गई है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ को कहते हैं क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थों को दोस्तों कहते हैं क्या? हार्मोन कहते हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो पदार्थ होता है उसको कहा जाता है क्या? एंजाइम कहा जाता है। अब चुनाव करते हैं उधर से कि हमारा सही विकल्प यहां से क्या होने वाला है। पीयूष ग्रंथि, बिल्कुल पीयूष जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का स्राव करती हैं। और हार्मोन का स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां। आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चंस में भी आप लोगों को यही बात पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ए विकल्प में लिखा गया था पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है और अंतः ग्रंथियों का एक प्रकार होता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। बाकी लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथियों का प्रकार होता है जो कि लार का स्राव करती हैं। बंदर कोई ग्रंथि होती नहीं है। लैक्राइमल ग्रंथि आंसू को स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों को कहा जाता है क्या? लैक्राइमल ग्रंथियां। और ये ग्रंथियां भी दोस्तों होती हैं कौन सी? बाह्य या बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इस प्रकार आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आए थे, मैंने आपके लिए जो डिजाइन किए थे, उन सभी क्वेश्चंस में आप लोग पूरे ध्यान के साथ यहां तक
शुरुआत से आप लोग यहाँ तक जुड़े होंगे तो सभी क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। इसी प्रकार दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना जोश और जुनून यूं ही बरकरार रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।